सो स्टूडेंट लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न जिसे लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग भी कहते हैं और इसको LF से डिनोट करेंगे। तो जैसे हमारे पास 1 kg का कोई सब्सटेंस है, 1 kg या मे बी 1 ग्राम भी का आप कह सकते हो, है ना। यूनिट मास का कोई सब्सटेंस है, यानी कि 1 kg या 1 ग्राम का, ठीक है। 1 kg का कोई सब्सटेंस है या 1 ग्राम का कोई सब्सटेंस है ना, वो सॉलिड है, ठीक है। 1 kg का कोई सॉलिड हमारे पास है और 1 ग्राम का कोई सॉलिड है। अगर उसको हम लिक्विड में चेंज करना चाहते हैं तो हमें उसको गर्म करना पड़ेगा, हीट देना पड़ेगा। तो कितनी हीट हम दें 1 kg वाले सॉलिड को या 1 ग्राम वाले सॉलिड को, जिससे कि वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, दैट इज नॉन एज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हैं स्टूडेंट। उसको LF से डिनोट करते हैं, LF उसका सिंबल हो जाएगा। और दूसरा इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का ऐसा यूनिट जो होता है वो जूल पर kg, J फॉर जूल होता है, J से जूल हुआ यहाँ पर। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का जो फॉर्मूला होता है आप याद रखिएगा, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का जो फार्मूला होता है आप ऐसे याद रखिए कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ये HQ हो गया हीट और यहाँ हो गया ये मास। हीट जो होता है वो मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब ये वाला सिंबल यहाँ से हटता है तो यहाँ पर आएगा LF आएगा, है ना, और m है तो m आ जाएगा। अब ये LF निकालना होगा, ये निकालना होगा तो m यहाँ से हटाना पड़ेगा, तो क्या आएगा, Q बाई m आएगा। क्या आएगा यहाँ पर, Q बाई m आएगा। जबकि ये Q क्या हो गया, ये Q हमारा हीट हो गया और m हमारा यहाँ पर क्या हो गया, m हमारा यहाँ पर मास हो गया, ठीक है। और ये हमारा क्या हो गया, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इक्वल टू हीट अपॉन मास। सो एक न्यूमेरिकल लेते हैं। न्यूमेरिकल हमारा है ये कि हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड, कितनी हीट की ज़रूरत है टू कन्वर्ट बदलने के लिए 1 kg ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस टू वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ ब्रैकेट में LF दे दिया है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दे दिया है, आइस का लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दे दिया है, डेट इज 3.3 इंटू 10⁵ जूल पर kg। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दे दी गई है। अब हमें इसको सॉल्व करना है। तो आप देखिए सॉल्यूशन यहाँ लिखिए और सबसे पहले देखिए आपका मास दे दिया है 1 kg और LF भी दे दिया है कितना, 3.3 इंटू 10⁵ जूल अपॉन kg। हमें हीट पूछ रहा है, Q पूछ रहा है, तो Q इक्वल टू LF इंटू M। तो Q इक्वल टू LF कितना हो गया, 3.3 इंटू 10⁵ और M हो गया 1। तो 1 से आप करोगे तो केवल आ जाएगा 3.3 इंटू 10⁵ जूल ही तो आएगा, 5 जूल ही आएगा। और आपको पता है कि 10⁻³ जूल इक्वल टू 1 किलो जूल। तो अगर हम इसमें एक चीज़ और कर देते हैं, 3.3 इंटू 10⁵ में 10⁻³ से डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, 10⁻² आएगा और यहाँ हो जाएगा 3.3 इंटू 10⁻², और ये हमारा बन जाएगा आंसर किलो जूल में। चलिए इसके बाद हम लोग अब जानेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या होता है? तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को आइए समझिए। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को किस तरह से डिफाइन करेंगे? तो इसको कहेंगे भाई अ क्वांटिटी ऑफ हीट, है ना, रिक्वायर्ड, a quantity of heat required to convert, कितनी आपको हीट चाहिए कन्वर्ट करने के लिए, यूनिट मास ऑफ लिक्विड, यूनिट मास ऑफ लिक्विड। लिक्विड का एक मास को आपको चेंज करना है वेपर में, है ना,
यूनिट मास का मतलब हो गया 1 kg लिक्विड या 1 kg आपका 1 ग्राम आपका लिक्विड, ऐसे कर सकते हैं। इसको सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझिए कि 1 kg हमारे पास वाटर है या 1 ग्राम वाटर है, उसको हमको वेपर में यानी कि गैस में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हमें कितनी हीट देनी पड़ेगी उसे, उसी को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो इसका जो एसआई यूनिट होगा सेम होगा जो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का था, जूल पर केजी। सिंबल जो होगा एलवी कहलाएगा। इसका फार्मूला आप कैसे निकालोगे, तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। यहाँ जब हटेगा ये सिंबल तो एल भी आएगा, एल भी आएगा, यहाँ एम हो जाएगा। तो ये एक फार्मूला हो गया हीट निकालने का, और एल भी निकालने का फार्मूला हो जाएगा क्यू बाई एम, है ना। क्यू बाई एम मीन्स हीट बाई मास, हीट बाई मास। चलिए, तो होप आपको ये दोनों चीज़ें समझ में अच्छे से आई होगी। अब हम लोग एक दो क्वेश्चन लेते हैं और फिर जो है आगे समझते हैं। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन यहाँ पर है कि क्वेश्चन है कि आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मोर इफेक्टिव cooling agent than the same quantity of water at 0 डिग्री सेल्सियस। ये कह रहा है कि अच्छा ये देखिए, कभी कभी हम लोग ये चीज़ एक्सपीरियंस किए होंगे कि कभी हाथ पैर जल गया, तो वो हाथ पैर जल गया तो उसको अगर हम एक जो है ना पानी वाले बकेट में डालेंगे, एक बाल्टी जिसमें पानी डाल लेते हैं और एक बाल्टी जिसमें बर्फ़ डाल लेते हैं, और आपका हाथ जला हुआ, आप जो है देखोगे कि आप जब पानी में डालोगे तो आपको सुकून मिलेगा, वहाँ भी मिलेगा सुकून, बट आप जला हुआ हाथ को अपना जो है बर्फ़ में डालोगे तो ज़्यादा आपको सुकून मिलेगा। यानी कि बर्फ़ जो होता है वो ज़्यादा बेहतर कूलिंग एजेंट है, ठीक है ना, वो बेहतर कूलिंग एजेंट है वाटर से। क्यों? ये जो है बर्फ़ जो है वो वाटर से बेहतर कूलिंग एजेंट है। क्यों है भाई बर्फ़ वाटर से बेहतर कूलिंग एजेंट? तो आइए इसका आंसर समझते हैं। एक्चुअली आप देखोगे कि जो आइस होता है, आइस 0 डिग्री सेम टेम्परेचर पर दोनों हैं, तो आइस एक बेहतर कूलिंग एजेंट है। यहाँ स्टार्ट हम लोग करेंगे, आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मोर इफेक्टिव, वो बेहतर कूलिंग एजेंट है, बेहतर कूलिंग एजेंट है देन वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, बिकॉज वो ये है कारण इसका कि आइस जो होता है वो हीट को ड्रॉ, किसी बॉडी से हीट को निकालने में ज़्यादा सक्षम होता है। तो आइस इज एबल टू ड्रॉ, है ना, ड्रॉ हीट। जैसे हाथ जल गया तो वहाँ पर हीट जो है ना, वहाँ से हीट बड़ी आसानी से ले लेगा, आइस अपनी तरफ खींच लेगा और हाथ को फिर ठंडक महसूस होगा। तो इसका रीज़न ये देखेंगे कि आइस के पास एबिलिटी होती है, क्षमता होती है किसी भी बॉडी से हीट को निकाल लेने की, है ना, फ्रॉम एनी अदर बॉडी। यहाँ कर देते हैं आइस हैज, यहाँ मैं चेंज करता हूँ, इस तरह से लिखता हूँ, आइस हैज मच एबिलिटी टू ड्रॉ हीट फ्रॉम एनी अदर बॉडी। आइस के पास ज़्यादा क्षमता होती है किसी दूसरे बॉडी से हीट को लेने से, खींचने की, ठीक है। इसीलिए जो होता है ना, आइस होता है वो बेहतर कूलिंग एजेंट होता है देन वाटर। चलिए, तो इसके बाद स्टूडेंट हम लोग एक और यहाँ क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन ये है कि स्टेम एट 100 डिग्री सेल्सियस causes more severe burn than
बॉइलिंग वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अगर हमारा हाथ एक उबलता हुआ पानी में डालते हैं और एक वेपर के टच होता है, उबलता हुआ पानी से अगर हमारा हाथ टच हो जाता है और अगर वेपर स्टीम से, भाप से 100 डिग्री सेल्सियस पे, सेम टेम्परेचर पे, है ना, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता हुआ पानी से अगर हमारा हाथ टच होता है या वेपर यानी कि स्टीम भाप से टच होता है, तो भाप जो होता है हमारे हाथ को ज़्यादा जला सकता है ना, उबलता हुआ पानी की तुलना में। ऐसा क्यों? अब इसका आंसर समझिए कि भाई स्टीम जो है, भाप जो है, वो स्किन को ज़्यादा बर्न कर सकता है उबलते हुए पानी से। रीज़न ये है कि उबलता हुआ जो ये स्टीम होता है ना, भाप जो होता है, स्टीम ये होता है ना, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। रीज़न ये है कि स्टीम के पास जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है ना, लेटेंट हीट के रूप में, है ना। स्टीम क्या करता है, अपने पास ज़्यादा एनर्जी रखता है ना। तो यहाँ लिखेंगे कि स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस हैज मोर हीट, इसके पास बहुत सारा हीट है। और वो हीट किस फॉर्म में है? वो हीट जो है लेटेंट हीट के फॉर्म में होता है इसके पास, ठीक है। लेटेंट हीट के देन बॉइलिंग वाटर। इसलिए स्टीम यानी कि वेपर हमारे स्किन को ज़्यादा क्या कर सकता है, ज़्यादा सीवियर बर्न कर सकता है, बहुत कठिन जो है ना, मुश्किल जो है आपको जलन उत्पन्न कर सकता है। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग जो है ना इवेपोरेशन को समझेंगे और फैक्टर्स ऑफ इवेपोरेशन समझेंगे, एंड देन हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।